ट्रांजिस्टरों के आविष्कार ने मानव सभ्यता में ऐसे आमूल परिवर्तन लाए हैं जैसे किसी भी अन्य तकनीक ने नहीं किए हैं। स्मार्टफोन का मूल आधार एक प्रोसेसर होता है और इस प्रोसेसर में लगभग 2 बिलियन ट्रांजिस्टर्स होते हैं। ये बहुत ही छोटी डिवाइसें आखिर करती क्या हैं? वे कैसे काम करते हैं? ट्रांजिस्टर्स एक स्विच की तरह काम करते हैं जिसका कोई हिस्सा गतिशील नहीं होता है। वे कमजोर सिग्नल्स को बढ़ा सकता है। वास्तव में ट्रांजिस्टर का मूलभूत कार्य एम्प्लीफिकेशन करना ही है। सबसे पहले ट्रांजिस्टरों के मूल आधार को समझते हैं और फिर उसके प्रयोग के बारे में जानेंगे। ट्रांजिस्टर सिलिकॉन जैसे सेमीकंडक्टरों से बने होते हैं। हर सिलिकॉन अणु अपने आसपास के 4 सिलिकॉन अणुओं से जुड़ा होता है। सिलिकॉन की संयोजक शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आइए इस सिलिकॉन अणु को 4 हाथों वाले स्माइली में बदल देते हैं। हर इलेक्ट्रॉन अपने पास वाले सिलिकॉन अणु के साथ साझेदारी करने जाता है। इसे सहसंयोजक बंधन या कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। वर्तमान में इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस बैंड में है। अगर शुद्ध सिलिकॉन से विद्युत प्रवाहित करनी हो तो कुछ इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा सोखनी होगी और मुक्त होना होगा। इस प्रकार शुद्ध सिलिकॉन की विद्युत चालकता निम्न होगी। सेमीकंडक्टरों की चालकता को सुधारने के लिए डोपिंग नाम की तकनीक का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप 5 संयोजक इलेक्ट्रॉनों वाला फास्फोरस इंजेक्ट कर दें तो यहां एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम में गति करने के लिए स्वतंत्र हो जाएगा। इसे एन टाइप डोपिंग कहते हैं। दूसरी ओर, अगर आप 3 संयोजक इलेक्ट्रॉनों वाला बोरॉन इंजेक्ट कर दें तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए जगह खाली हो जाएगी। खाली जगह को होल या छिद्र कहते हैं और पास के इलेक्ट्रॉन कभी भी इस छिद्र को भर सकते हैं। जब होल विपरीत दिशा में चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन की गति को देखा जा सकता है। हम इसे पी टाइप डोपिंग कहेंगे। अगर आप सिलिकॉन की परत को आगे बताए गए तरीके से डोप करें तो ट्रांजिस्टर बन जाता है। अगर हम वास्तव में समझना चाहते हैं कि ट्रांजिस्टर कैसे काम करते हैं, हमें साफ तौर पर समझना होगा कि इसके अधिक आधारभूत हिस्से डायोड में इलेक्ट्रॉन के स्तर पर क्या घटित होता है। जब आप सिलिकॉन के एक हिस्से को पी टाइप डोप और दूसरे हिस्से को एन टाइप डोप करते हैं तो एक डायोड बनता है। एन और पी को जोड़ने वाली सीमा पर कुछ बहुत ही रोचक घटित होता है। एन की तरफ के ज्यादातर इलेक्ट्रॉन की नैसर्गिक प्रवृत्ति पी की तरफ के छिद्र के ओर जाने की रहेगी। इस कारण पी की तरफ की सीमा पर थोड़ा नकारात्मक चार्ज रहेगा और एन की तरफ थोड़ा सकारात्मक चार्ज रहेगा। इसके परिणाम स्वरूप बना विद्युतीय क्षेत्र आगे किसी भी इलेक्ट्रॉन के स्थान परिवर्तन का विरोध करेगा। अगर आप डायोड के आर पार कोई बाह्य विद्युत स्रोत जोड़ें, जैसा कि दिखाया गया है, तो ये विद्युत स्रोत इलेक्ट्रॉन और होल दोनों को ही आकर्षित करेगा। ऐसी स्थिति में विद्युत का प्रवाह असंभव हो जाएगा। लेकिन अगर आप पावर कनेक्शन को उल्टा कर दें तो परिस्थिति काफी बदली हुई होगी। मान लीजिए कि विद्युत स्रोत में संभावित बाधा को पार करने के लिए पर्याप्त वोल्टेज है। आप तुरंत देख पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन्स नकारात्मक टर्मिनल के द्वारा दूर फेंके जाएंगे। उनकी ऊर्जा सोख ली जाएगी और वे आसानी से पी के क्षेत्र के छिद्र को घेर लेंगे। लेकिन सकारात्मक टर्मिनल के आकर्षण के कारण ये इलेक्ट्रॉन अब पी क्षेत्र के पास के छिद्र में कूद सकते हैं और बाहरी सर्किट के जरिए बाहर आ सकते हैं। इसे डायोड की फॉरवर्ड बायसिंग के रूप में जाना जाता है। बस डायोड के साधारण सिद्धांत को अपने दिमाग में बैठा लें और आप ट्रांजिस्टर के संचालन को बहुत आसानी से समझ लेंगे। आइए अब ट्रांजिस्टर पर वापस आते हैं। पी की परत बहुत ही पतली और हल्की डोप होती है। आप आसानी से देख सकते हैं कि ट्रांजिस्टर के 2 डायोड अनिवार्य रूप से सैंडविच की तरह आगे पीछे लगे होते हैं। इसलिए आप किसी भी ओर से विद्युत स्रोत जोड़ें, एक डायोड तो हर हाल में रिवर्स बायस्ड होगा और विद्युत प्रवाह को रोकेगा। इसका मतलब है कि ट्रांजिस्टर अभी बंद है। अब जैसा कि दिखाया गया है, दूसरी विद्युत आपूर्ति को जोड़ते हैं।
विद्युत आपूर्ति में संभावित बाधा को पार करने के लिए पर्याप्त वोल्टेज होना चाहिए, इसलिए ये एक फॉरवर्ड बायस्ड डायोड होगा। इस प्रकार N क्षेत्र से बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। डायोड की तरह ही कुछ इलेक्ट्रॉन छिद्र के साथ जुड़ेंगे और फिर अगले पास के छिद्र में चले जाएंगे और फिर मूल बिंदु तक चले जाएंगे, लेकिन उनसे कई अधिक इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो P की तरफ जाएंगे। बचे हुए इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जरा सोचिए। बचे हुए इलेक्ट्रॉन पहले विद्युत स्रोत के सकारात्मक टर्मिनल की ओर आकर्षित होंगे और जैसा कि दिखाया गया है सीधे प्रवाहित होंगे। गौर करें कि P का क्षेत्र काफी संकरा है, जो ये सुनिश्चित करता है कि बचे हुए इलेक्ट्रॉन दूसरे विद्युत स्रोत के सकारात्मक टर्मिनल की ओर ही प्रवाहित हों। संक्षेप में कहें तो छोटी मूल विद्युत धारा एक उच्च संग्राहक विद्युत धारा में परिवर्तित हो जाती है। आप आसानी से ट्रांजिस्टर टर्मिनल के नामकरण और इलेक्ट्रॉन प्रवाह की प्रकृति के परस्पर संबंध को समझ सकते हैं। अगर आप बेस करंट को बढ़ा सकते हैं तो कलेक्टर करंट अनुपातिक रूप से बढ़ेगी। ये स्पष्ट रूप से करंट एम्प्लीफिकेशन का मामला है। हमने जिन ट्रांजिस्टरों के बारे में चर्चा की उन्हें जंक्शन ट्रांजिस्टर कहा जाता है। आइए इस नमूना ट्रांजिस्टर को एक वास्तविक ट्रांजिस्टर से बदल देते हैं। एक और ट्रांजिस्टर जोड़कर आप एम्प्लीफिकेशन को और भी सुधार सकते हैं। इस ट्रांजिस्टर का आधार पहले ट्रांजिस्टर के उत्सर्जक एमिटर से जोड़ा गया है। अगर आप एक कमजोर और अस्थिर सिग्नल डालें, जैसा कि एक माइक्रोफोन में होता है, तो लाउडस्पीकर में आपको एक एम्प्लीफाइड सिग्नल मिलेगा। आधारभूत सर्किट के बारे में आप एक और रोचक बात गौर कर सकते हैं कि प्रयुक्त वोल्टेज की मात्रा पर निर्भर करता है कि ट्रांजिस्टर बंद है या चालू। यहां ट्रांजिस्टर एक स्विच की तरह काम करता है। ट्रांजिस्टर का यह गुण डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल मेमोरी की दुनिया के नए द्वार खोलता है। 2 BJTs का प्रयोग करके आप कंप्यूटर की आधारभूत डायनामिक मेमोरी वाले हिस्से यानी फ्लिप फ्लॉप को बना सकते हैं। इस बारे में अधिक जानने के लिए स्विच के तौर पर ट्रांजिस्टर विषय पर हमारा वीडियो देखें। हमें patreon.com पर सपोर्ट करें ताकि हम अपनी मुफ्त शैक्षिक सेवाएं देना आगे भी जारी रखें। धन्यवाद।